नमस्कार। अब हम जो भारतीय संविधान आपको पढ़ा रहे थे, अब बिल्कुल उसके अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतिम पड़ाव के रूप में ही अब हम आपको आज अनुच्छेद 360 अर्थात वित्तीय आपात के बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा आपको बताएंगे अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356, चूँकि पहला जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। 352 हमने आपको बताया था कि 3 आधारों पर राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत विस्तार से हम बता चुके हैं अनुच्छेद 352 के बारे में। फिर हमने आपको अनुच्छेद 356 पढ़ाया और अनुच्छेद 356 का संबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से है। अनुच्छेद 352 और 356 के बारे में हम सारी बातें आपको बता चुके हैं, कोई नई बात हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा दोनों की अवधि में या दोनों की जो कार्यप्रणाली है, दोनों के जो प्रभाव हैं, उनके बारे में थोड़ा हम आपको एक बार और बता दें, ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे और आपका एक भी क्वेश्चन इससे संबंधित गलत ना हो। सबसे पहली बात, अगर हम दोनों में तुलना करें, इसमें आर्टिकल 352 के सब और 356 के जो प्रावधान हैं उनका कैसे लागू होते हैं, क्या इनकी अवधि है, अनुमोदन कैसे होता है, 2-4 चीज़ें हम आपको बताएंगे इसके संबंध में। और सबसे पहले तो ये देखिए कि जो आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रपति आपात की घोषणा करते हैं, तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी उद्घोषणा की जाती है तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत जो अधिकार, यानी अनुच्छेद 352 के तहत जब उद्घोषणा होती है तो जो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार मिलता है, वह अधिकार संसद किसी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। यानी संसद ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। लेकिन जब उद्घोषणा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है, जिसे हम सामान्य शब्दों में, बोलचाल के शब्दों में राज्यों में राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, राज्यों में आपातकाल कह देते हैं, जब अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है तो याद रखिएगा तब भी संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन अंतर यह है कि 352 के तहत जब उद्घोषणा की जाती है तो संसद अपना यह अधिकार किसी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। लेकिन 356 के तहत जब उद्घोषणा की जाती है तो संसद अपना यह अधिकार राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी उन्हें अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाएं। और जब संसद के द्वारा प्रत्यायोजित की गई शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति कोई कानून बनाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति के अधिनियम कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि राष्ट्रपति के अधिनियम से क्या मतलब है, तो आप बता देंगे कि राष्ट्रपति के अधिनियम का क्या मतलब है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में, वो एक ये है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो उद्घोषणा की जाती है, तो हमने आपको बताया था कि उस उद्घोषणा के बाद ये जरूरी है कि 1 माह या उससे पहले संसद के दोनों सदन इस उद्घोषणा का अनुमोदन विशेष बहुमत से कर दें, विशेष बहुमत से कर दें। अन्यथा ये उद्घोषणा 1 माह से ज़्यादा लागू नहीं रहेगी। यानी अगर हम चाहते हैं, अगर सरकार चाहती है कि अनुच्छेद 352 के तहत की गई उद्घोषणा 1 महीने से ज़्यादा लागू रहे, तो 1 महीना की समाप्ति से पहले ही जो है, भले ही 30वें दिन क्यों ना करे, लेकिन संसद का अनुमोदन उसे प्राप्त करना होगा और संसद का अनुमोदन होगा विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत मैं आपको बता चुका हूँ। विशेष बहुमत का मतलब ये है कि उपस्थिति एवं मतदान करने
मतदान उपस्थिति और मतदान का 2/3 से कम ना हो और सदन की कुल सदन संख्या के आधे से कम ना हो। तो ये विशेष बहुमत से होना चाहिए। ठीक। अच्छा, और जब उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है तो आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उद्घोषणा का अनुमोदन संसद जो है वो साधारण बहुमत से कर सकती है। कैसे? सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से कर सकती है, यानी उपस्थिति एवं मतदान करने वालों का बहुमत ही कर सकती है। और आपको ये भी पता है कि जब ये उद्घोषणा की जाती है तो फिर ये जो है इसको एक बार में जब आप घोषणा करते हैं तो आपको समय पता है कि कितने समय के अंदर जो है वो लागू रहेगी। दूसरा, आप जानते हैं कि ये जो घोषणा की जाती है वहाँ 1 माह है, यहाँ 2 माह है। यहाँ 1 माह के अंदर अनुमोदन करना है सदन को, यहाँ 2 माह के अंदर करना है। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं कि यहाँ भी 6-6 महीने बढ़ती है, यहाँ भी 6-6 महीने बढ़ती है। ये कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मुख्य अंतर यही है। तीसरा जो अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, वो ये है कि जब उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है तो आपको पता है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत जो है वो मूलाधिकारों के बीच मूलाधिकारों के उल्लंघन के अगर मामले होते हैं तो जो आप न्यायिक अनुतोष प्राप्त करते हैं, जो आर्टिकल 32 के तहत आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आपको पता है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा होती है तो अनुच्छेद 319 के तहत जो आपको संरक्षण मिला है वह स्वतः समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके किसी भी मूलाधिकार के विरुद्ध न्यायालय में आपके जाने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर दे। यानी अगर अनुच्छेद 20-21 के अलावा सरकार के द्वारा आपके किसी मूलाधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो हो सकता है कि फिर आप अनुतोष प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत आप न ले सकें। ठीक। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो मूलाधिकारों को एक तरीके से ग्रहण लग जाता है, लेकिन जब अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की जाती है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, आप जानते हैं कि राज्य के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए उनको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जब अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा होती है तो फिर मूलाधिकारों पर कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, यानी अनुच्छेद 358 और 359 जैसी व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर है 352 और 356 में ये कि जब अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा की जाती है तो आपको पता है कि किस तरीके से पहले 1 वर्ष और फिर अधिकतम 3 वर्ष के लिए ये लागू हो सकती है। आपको पता है कि एक बार संसद अनुमोदन कर दिया तो 6 माह लागू होगी, फिर कर दिया तो 6 माह यानी 1 वर्ष कर सकते हैं, और 1 वर्ष के बाद कुछ निश्चित परिस्थितियों में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर प्रकार से ये कितनी है 3 वर्ष है। 3 वर्ष से ज़्यादा अनुच्छेद 356 किसी राज्य में लागू नहीं रह सकता जब तक कि संविधान संशोधन ना किया जाए। फिलहाल जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के लागू रहने की अधिकतम अवधि क्या है तो 3 वर्ष है, लेकिन अनुच्छेद 352 की लागू रहने की कोई अधिकतम अवधि नहीं है। 6-6 महीने के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है, जबकि 356 की अवधि हमने आपको बता दी। तो एक तरीके से ये मुख्य अंतर है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के संबंध में। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन थोड़ा मैंने अंतर के रूप में इसलिए समझाए ताकि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। आपका कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत ना हो। अब आते हैं हम अनुच्छेद 360 पर, जिसे हम कहते हैं वित्तीय आपात। क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। ये हमारा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में हमने आपको शुरू में बताया था कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की या संकट काल की या
विपरीत परिस्थितियों की कल्पना की गई है। एक की कल्पना 352 में की गई, दूसरे की कल्पना 356 में और तीसरे का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया। और अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भारत के वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संवैधानिक शब्द है जिसकी अंग्रेजी है क्रेडिट, यानी साख। नहीं कहते कि तुम्हारी साख क्या है, क्रेडिट, साख, आपकी जो है क्रेडिबिलिटी क्या है। तो यदि भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय को खतरा है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इस तरह आप देखेंगे कि वित्तीय आपात घोषित करने के दो ही आधार भारत के संविधान में दिए गए हैं। कौन आधार दिए गए हैं? एक आधार तो ये है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व पर कोई संकट आ जाए, और दूसरा ये है कि भारत की जो प्रत्यय या साख या क्रेडिट है जो है उस पर कोई संकट आ जाए। तो एक तरीके से वित्तीय आपात की उद्घोषणा के केवल दो ही आधार हैं। नंबर एक, भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो या भारत की साख को खतरा हो, प्रत्यय को खतरा हो। और यह संकट जो है वो संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। अब आते हैं हम अवधि कि इसकी अवधि क्या होगी, इसकी अवधि क्या होगी। यानी जैसे हमने आपको बताया था शुरू में कि एक बार उद्घोषणा जब होती है तो 352 के तहत जो उद्घोषणा होती है तो वो कितनी अवधि तक लागू रहता है संसद के बिना अनुमोदन के। फिर संसद के अनुमोदन के बाद क्या क्या स्थिति बनती है, वही ऐसी ही स्थिति इसमें भी है। याद रखिएगा, एक बार राष्ट्रपति ने अगर वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर दी, है तो ये उद्घोषणा 2 मास तक लागू रहेगी, 2 महीने तक लागू रहेगी। मान लो उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी तो ये 2 महीने उद्घोषणा लागू रह सकती है। ये अनिवार्य नहीं कि 2 महीने लागू ही रहेगी। जैसे मैंने कह दिया 2 महीने लागू रहेगी तो आप कहोगे नहीं 2 महीने लागू रहेंगे, मतलब बिना संसद के अनुमोदन के अधिकतम ये 2 मास तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति तो कभी भी किसी भी उद्घोषणा को वापस ले सकते, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। 2 महीने बिना संसद के अनुमोदन के लागू रहेगी उद्घोषणा। अब अगर सरकार चाहती है कि ये 2 महीने से ज़्यादा लागू रहे तो 2 महीने या उससे पहले, 2 महीने का मतलब अगर 2 महीना लागू और 2 महीना आज समाप्त हो रहा तो आज या उसके पहले कभी भी अगर संसद इसका जो है अनुमोदन कर देती है, संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो फिर यह उद्घोषणा अनिश्चित काल तक लागू रहेगी। अर्थात तब तक लागू रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्घोषणा को वापस ना लिया जाए, ध्यान रखिएगा। 352 में भी आपने देखा कि राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं, संसद के अनुमोदन के बिना, एक निश्चित अवधि है, जैसे 1 मास की अवधि है, ठीक है। इसके बाद संसद अनुमोदन करके 6-6 माह बढ़ाती है, भले ही अनिश्चित काल कितनी भी बार बढ़ा सकती है। 356 में आपने देखा कि राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं बिना अनुमोदन के 2 महीने, फिर 6 महीने, 6-6 महीने करके 2 बार बढ़ा सकती है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए कर सकती है। यानी बार बार अनुमोदन के लिए उसको प्रस्तुत करना होता है। 352 के तहत की उद्घोषणा को भी और 356 के तहत की जाने वाली उद्घोषणा को भी, और 6-6 महीने बढ़ती है। लेकिन यहाँ आपने अगर एक बार संसद ने संकल्प पारित कर दिया तो फिर संसद को बार बार संकल्प पारित करने की जरूरत नहीं है। ये उद्घोषणा अनिश्चित काल तक तब तक लागू रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम के द्वारा इस उद्घोषणा को वापस ना लिया जाए।
ये ध्यान में आपको रखना है। अब हम आते हैं इसके वास्तव में अनुच्छेद 360 के तहत की जाने वाली उद्घोषणा के क्या प्रभाव होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 352 के तहत जो उद्घोषणा की जाती है उसके भी कुछ प्रभाव होते हैं, 356 के तहत जो उद्घोषणा की जाती है उसके भी कुछ प्रभाव होते हैं, इसी तरीके से 360 के तहत जो उद्घोषणा की जाती है उसके भी प्रभाव होते हैं। तो उसका जो सबसे पहला प्रभाव होता है वो जान लीजिए कि राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है, अगर अनुच्छेद 360 के तहत उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य को कोई भी निर्देश दे दे। राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य को कोई भी निर्देश दे दे। नंबर 2, संघ एवं राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ तक कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी की जा सकती है आवश्यकता अनुसार। इस तरीके से अगर 360 के तहत घोषणा की जाती है तो याद रखिए, चाहे आप संघ की सरकार की सेवा में हैं या राज्य की सरकार की सेवा में हैं, आप उच्च न्यायालय के जज हैं, उच्चतम न्यायालय के जज हैं, तो भी आपके वेतन में कमी की जा सकती है आवश्यकता अनुसार। कमी की जा सकती है आवश्यकता अनुसार। जो तीसरा है वो ये कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि राज्य सरकारें समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए उसके पास प्रस्तुत करें। यानी राष्ट्रपति राज्य सरकारों को बाध्य कर सकते हैं कि राज्य सरकारें समस्त वित्त विधेयक अपने विधानमंडल में या विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले उसकी स्वीकृति ले। इस तरीके से व्यवहारिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि वह स्वतः केंद्र की सरकार का या संघ का राज्यों के बजट पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके अलावा जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को शासन एवं प्रशासन संबंधी कोई भी निर्देश दे सकती है। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन या प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्देश दे सकती है। इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो संघ एवं राज्यों के बीच में धन के बंटवारे के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनमें भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो केंद्र राज्य संबंध में हमने आपको बताया था और आपने पढ़ा भी होगा, अर्थशास्त्र में भी आपने, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे कर, अब तो बहुत सारे कर मिला करके जीएसटी कर दिया गया है, लेकिन मोटे तौर पर आप जानते हैं कि कुछ करों का बंटवारा संघ और राज्यों के बीच में होता है और यह सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच में जो धन के वितरण के संबंध में जो प्रावधान हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको भी परिवर्तित आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। और इस तरीके से देखेंगे कि वित्तीय आपात जब लागू होता है तो एक बार फिर 352 और 356 की तरह ही संघ को शक्तिशाली बनाया गया है, क्योंकि संकट काल में संघ का शक्तिशाली होना आवश्यक है। अब हम आते हैं कि अब तक भारत के इतिहास में, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, तब से वास्तव में संकट काल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कितनी बार की गई है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि आज तक जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज तक कभी भी भारत के इतिहास में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि भारत में वित्तीय संकट आया नहीं है, कई बार वित्तीय संकट आया है भारत में। हम लोग कई बार वित्तीय संकट के दौर से गुजरे हैं, लेकिन कभी भी सरकार ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की, क्योंकि वास्तव में जो वित्त है वो बहुत ही
नाजुक विषय होता है। जो वित्त होता है वो बहुत ही नाजुक विषय है, सेंसिटिव विषय है, संवेदनशील मुद्दा है। और इस संबंध में सरकार के द्वारा अगर किसी भी संकट की घोषणा की जाती है, अगर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, हम ये कहते हैं कि हम जो है हमारा वित्तीय स्थायित्व तो खतरे में है, हमारी क्रेडिट गिर रही है, हमारी क्रेडिट या हमारा प्रत्यय जिसको हम साख बोल रहे हैं वो खतरे में है, संकट पे है, तो वास्तव में इस घोषणा के द्वारा जो है विश्वास का जो वातावरण है वो नहीं बनता। विश्वास के वातावरण को जन्म देने की बजाय ऐसी कोई भी उद्घोषणा देश में और विदेश में भी जो है वो एक तरीके से भय और आर्थिक अस्थायित्व, इनस्टेबिलिटी का वातावरण का जो है वो जन्म देगी। और ऐसी स्थिति में हमें या सरकार को या भारत देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आर्थिक संकट के होते हुए भी कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई। सामान्य घरों में भी हम जानते हैं, आप खूब अपना घर याद कर लीजिए, किसी भी समझदार व्यक्ति का परिवार याद कर लीजिए, वो आर्थिक या वित्तीय दृष्टिकोण से परेशान भी होता है, लेकिन कभी वो ये नहीं बताता है कि हमारे पास कुछ नहीं है या हम वित्तीय दृष्टिकोण से एकदम संकट में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे उसकी इज्जत घटती है, उससे उसके प्रति विश्वास करने वाले लोगों की संख्या कम होती है। तो जिस तरीके से कोई भी समझदार आदमी, कोई भी समझदार गृहिणी, कोई भी समझदार पुरुष, कोई भी समझदार परिवार का मुखिया कभी अन्य लोगों को ये शो नहीं करता कि हम बहुत परेशान हैं, हमारा जो वित्तीय स्थायित्व है वो संकट में है, अब हमारी साख खत्म हो रही है, साख गिर रही है, वो नहीं बताता है। वो कितना भी गरीबी में रहे, परेशान रहे, लेकिन वो दिखाता यही है कि हम भी एकदम अच्छे हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी देश कभी ये नहीं बताता सामान्यतः कि हमारा जो वित्तीय स्थायित्व है वो खतरे में है। भगदड़ की स्थिति मच जाएगी, शेयर बाजार एकदम डाउन हो जाएगा, लोग अपना पैसा निकाल के भागने लगेंगे। इस तरीके से वास्तव में अगर कोई वित्तीय संकट हो और अगर उस संकट को दूर करने के लिए वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाए तो बहुत संभव है कि वो संकट दूर होने के बजाय और बढ़ जाए और बड़ा हो जाए। इसीलिए जब भी कोई वित्तीय संकट आता है, सरकार उससे निपटने के तमाम प्रयास करती है, लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा नहीं करती है। फिर ये प्रावधान किए गए हैं क्योंकि हो सकता है किसी राष्ट्र के जीवन में ऐसा समय आए कि भले ही कितना भी खतरा और उत्पन्न हो जाए, लेकिन उसको वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़े राष्ट्र हित में। इसलिए राष्ट्र हित में संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। इस तरीके से ये हो गया आपका अनुच्छेद 352, 356, 360 जो आपातकालीन प्रावधान थे वो आज समाप्त होते हैं। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको कुछ बातों के अलावा भारत के संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो शक्ति है संसद की, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।